मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और यूपीपीजीटी एजुकेशन की लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न, बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पष्ट करती है? ई, इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है। बी, परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्माण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी, सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है। डी, बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है। ई, सभी बाहरी रूप धर्म सापेक्ष है, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन ए बी सी, बी ऑप्शन बी सी और डी, सी ऑप्शन ए बी और ई, डी ऑप्शन सी डी और ई। तो इसका सही उत्तर है सी, ए बी और ई। बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इस संसार में सब कुछ सोपादित और सापेक्ष है। परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्माण के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी बाहरी रूप धर्म सापेक्ष हैं और उसकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। आज का दूसरा प्रश्न, CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए SSA में यथा निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ए, समेकित प्रतिमान पर, बी, चिकित्सीय प्रतिमान पर, सी, बहुविकल्पीय प्रतिमान पर, डी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान पर। तो इसका सही उत्तर है सी। सर्व शिक्षा अभियान में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सभी सामान्य स्कूलों में एकीकृत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चाइल्ड्रेन विद स्पेशल नीड की शिक्षा के लिए बहुविधि दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्य नीतियों का समर्थन भी किया जाए। इसमें निम्न माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा शामिल है: निःशुल्क शिक्षण पद्धति एवं निःशुल्क स्कूल, गैर औपचारिक तथा वैकल्पिक स्कूल शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा अधिगम, व्यावसायिक शिक्षा और सहकारी कार्यक्रम आदि। आज का तीसरा प्रश्न, यह उक्ति की पाठ्यक्रम की जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? ए, प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, बी, अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, सी, मूल पाठ्यक्रम, डी, शून्य पाठ्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है डी, शून्य पाठ्यक्रम। उपरोक्त उक्ति शून्य पाठ्यक्रम से संबंधित है। विद्यालय में ही सारी जानकारी दे पाना या सब कुछ सिखा देना संभव नहीं, इसलिए कुछ विशेष क्षेत्र जानबूझकर पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए जाते। ईजर द्वारा इसे शून्य पाठचर्या नाम दिया गया है। आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से किसके माध्यम से अनुदेशन अभिकल्प के लिए रचनावादी सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है? यानी जिन जिन में परिलक्षित होता है उनके उत्तर देना है। ए, अनुदेशन अभिकल्प को वरिष्ठ अधिगम परिणाम संबंधित होना चाहिए। बी, अनुदेशन अभिकल्प अर्थ को देने वाले प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। सी, अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट होना चाहिए ताकि अधिगम परिणामों का सटीक माप ना हो। डी, अनुदेशन अधिकल्प को अधिगम प्रसंगों व अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। ई, अनुदेशन अभिकल्प को प्रसंज्ञानात्मक प्रक्रिया की अपेक्षा संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अब सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन में है केवल ए और बी, बी ऑप्शन में केवल बी और डी, सी ऑप्शन में है केवल सी और डी, डी ऑप्शन में है डी और ए। तो इसका सही उत्तर है बी और डी।
क्योंकि अनुदेशन अभिकल्प अर्थ देने वाली प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए। डी, अनुदेशन अभिकल्प को अधिगम प्रसंगों व अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। उपरोक्त माध्यम से अनुदेशन अभिकल्प के लिए रचनावादी सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता दिखाई पड़ता है। आज का 5वां प्रश्न, पाठ्यक्रम लक्ष्यों उद्देश्यों के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है? ए, व्यवहारपरक तार्किक उपागम, बी, बौद्धिक शैक्षिक उपागम, सी, व्यवस्थापरक प्रबंधात्मक उपागम, डी, मानवीय सौंदर्यपरक उपागम। तो इसका सही उत्तर है डी, मानवीय सौंदर्यपरक उपागम। इसके अंतर्गत मानवीय ज्ञान एवं संचार के साधनों की प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के कलात्मक और व्यक्तिगत पहलुओं पर बल दिया गया है। यह प्रगतिशील दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो विद्यार्थियों को पाठ्य विषय वस्तु में आत्मसिद्धि एवं प्रवीणता की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। आज के वीडियो का 6वां प्रश्न, सूची 1 में शिक्षण के स्तर दिए गए हैं और सूची 2 में शिक्षक अधिगमकर्ता क्रियाकलाप दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब सूची फर्स्ट में क्या क्या है ये बताते हैं। सूची फर्स्ट में ए है स्वायत्त विकास स्तर, बी है स्मृति स्तर, सी है अपबोध स्तर, डी है विमर्शीय स्तर। सूची सेकंड में है पहला प्रतिभागपरक रूप में शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा समस्या का समाधान करना, द्वितीय स्वायत्तता की भावना जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश ना हो, ना एक प्रकार की निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन। सी, अवबोध स्तर संप्रत्यय संप्राप्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों पर बल। डी है विमर्शीय स्तर सही रूप से धारण हेतु तथ्यों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति तथा उनका विवरण। अब उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कथनों के आधार पर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर आपको चुनना है, सही मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है डी सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। क्यों है? क्योंकि स्वायत्त स्तर क्या होता है? स्वायत्त स्तर यहाँ स्वायत्त विकास स्तर लिखा है, स्वायत्त की भावना से मिल जाएगा ये सेकंड, यानी स्वायत्तता की भावना जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश न होना एक प्रकार की ये निगेटिव एजुकेशन है जो कि इसके द्वारा दी गई है, रूसो द्वारा दी गई है। बी है स्मृति स्तर सही रूप से धारण रहित तथ्यों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति और उनका विवरण जो कि फोर्थ में है सूची सेकंड में। और सी अवबोध स्तर संप्रति प्राप्त को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों पर बल। और डी है विमर्शीय स्तर इसमें प्रतिभागपरक रूप से शिक्षा एवं विद्यार्थी द्वारा समस्या को उठाना और उसका समाधान करना। आज का 7वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, F.W. टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य एवं कार्मिक की यांत्रिक व्याख्या देता है। कथन सेकंड, F.W. टेलर ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाए जाने हेतु मानव संबंधों, फुर्सत और भावनाओं को मुख्य महत्व प्रदान किया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही नहीं है, सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है, डी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। तो इसमें देखें जो मानव संबंधों की बात ये वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं करता, ये फ्यूल का दर्शन है, इसलिए कथन सेकंड गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, क्योंकि एफ टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कार्य और कारकों की यांत्रिक व्याख्या करता है, इसमें मानव संबंध को कोई स्थान नहीं दिया गया है, इसी कारण सेकंड गलत होगा। आज की वीडियो का 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणामस्वरूप डाइट की स्थापना की गई? ए ऑप्शन शिक्षा आयोग 1966, बी ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, सी ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, डी ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी, ताकि सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। अब वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई है। ये जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डाइट एक नोडल संस्थान का कार्य करती है। आज की वीडियो का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? ए ऑप्शन CSIR, बी ऑप्शन NAAC, सी ऑप्शन NCERT, डी ऑप्शन EMMRC। तो इसका सही उत्तर है NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। शिक्षण व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता अध्यापकों में व्यावसायिकता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विद्यालयी शिक्षकों के लिए वर्तमान व्यावसायिक नैतिक संहिता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कार्य की मर्यादाओं में वृद्धि हेतु उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करने एवं व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए प्रयास करती है। आज के वीडियो का 10वां प्रश्न, पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षर को जोड़ने में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे कहा जाता है? ये ऑप्शन प्रतीकात्मक अवस्था यानी पिक्टोरियल स्टेज, बी ऑप्शन ऑर्थोग्राफिक अवस्था फिनोलॉजिकल स्टेज, सी ऑप्शन मिश्रण ब्लेंडिंग अवस्था ऑर्थोग्राफिक स्टेज, डी ऑप्शन चित्रात्मक अवस्था यानी ये होगी पिक्टोरियल, प्रतीकात्मक का होगा सिंबॉलिक। तो इसका सही उत्तर है बी, पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षरों को जोड़ने से भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे ऑर्थोग्राफिक अवस्था कहते हैं, यानी उसमें अर्थ का ज्ञान होता है। आज का 11वां प्रश्न, एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन विज्ञान की उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया। 100 छात्रों के प्रतिशत के प्राप्तांकों के वितरण का मध्यमान और प्रमाणिक वितरण की दृष्टि से अध्ययन किया गया। परिणाम निम्नलिखित आए: मध्यमान 50, प्रमाणिक विचलन 10 और समूह की संख्या 100। यदि मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण समान रहा हो तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 है उसकी प्रतिशतात्मक अनुपस्थिति यानी परसेंटाइल रैंक क्या होगी? तो अब इसको निकालने के लिए इसमें जो दिया गया है तो PR बराबर होता है मध्यमान बटे उसका जितना प्राप्तांक। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक सीधा PR = 50/60 × 100। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये है कि आप इसको NCP पर रखें, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC में क्या होगा, इसका मध्यमान 50 है अर्थात इसका सिग्मा 0 हो जाएगा। प्रमाणिक विचलन 10 है और 60 प्राप्तांक है, इसको देखेंगे तो 10 बढ़ रहा है यानी 1 सिग्मा बढ़ रहा है तो 1 सिग्मा का मतलब यह हुआ +1 सिग्मा है। इसका अर्थ है कि 50 + 34.13 यानी 84.13% प्राप्तांक इससे नीचे हो जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर 84 अर्थात डी ऑप्शन होगा। आज का 12वां प्रश्न, हैबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? ए, ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत, बी, समीक्षात्मक सिद्धांत, सी, सामाजिक सिद्धांत, डी, संप्रेषणात्मक कार्य का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए, ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत। जुएर्गेन हैबरमास का ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर प्रभाव का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम तरीका ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत है। इन्होंने ज्ञान एवं मानव सिद्धांत 1968 में प्रकाशित लेख में छात्रों के ज्ञान के प्रभाव का विवरण दिया है। इनका मानना है कि तर्क और विश्लेषण या समझदारी उपयोग करने की क्षमता है
कैसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामरिक गणना से परे चला जाता है। आज का 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है? ए नेटिव, बी मोबाइल वेब, सी हाइब्रिड, डी इमिग्रांट्स। उपरोक्त के आधार पर निम्नांकित विकल्पों के सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन है केवल ए बी डी सही है, बी ऑप्शन है केवल बी सी ए बी सी सही है, सी ऑप्शन ए सी डी सही है, डी ऑप्शन केवल बी सी डी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ए बी सी, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के प्रकार में नेटिव है, मोबाइल वेब है और हाइब्रिड है। आज का 14वां प्रश्न, एक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया हुआ है यानी पीजी है, यह शिक्षण की किस धारा के विकल्प को चुने, इस बारे में सहायता पाना चाहता है। इस प्रकार के मामले में दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? ए व्यक्तिगत निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यावसायिक निर्देशन, डी सामाजिक निर्देशन। तो इसका सही उत्तर है बी शैक्षिक निर्देशन। कोई भी विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तीर्ण है तथा शिक्षण के बारे में सहायता पाना चाहता है तो इसे शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विशिष्ट गुण वाले छात्रों में अवसरों और आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों के मध्य ऐसा संबंध स्थापित करती है जिससे व्यक्ति के विकास और शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। शिक्षा निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपनी उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा उसे पाठ्य अतिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सकें और समायोजन कर सकें। आज की वीडियो का 15वां और अंतिम प्रश्न, गुणात्मक शोध की कौन सी पद्धति भाषा और उन अर्थों पर बल देती है जो ज्ञान और व्यवहार के सृजन एवं स्वरूप के उद्देश्य में आलेखित की जाती है? ए ऑप्शन प्रवचन विश्लेषण, बी आख्यात्मक शोध, सी आवृत्ति विश्लेषण, डी आधारित सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए प्रवचन विश्लेषण। गुणात्मक शोध की प्रवचन विश्लेषण पद्धति भाषा और उन अर्थों पर बल देती है जो ज्ञान और व्यवहार के सृजन एवं स्वरूप के उद्देश्यों से आयोजित की जाती है। प्रवचन विश्लेषण की अवधारणा में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए विश्लेषणात्मक तरीके का एक सेट होता है जो कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में लागू व्यक्तियों की भाषण गतिविधि के उत्पाद को प्रतिबिंबित करती है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।